ओके, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया वेक्टर एडिशन? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर एक बार डायरेक्शन दोबारा से समझा दो tan अल्फा से। ओके ठीक है। देखो बेटा, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, चाहे वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप उनको ऐड कर रहे हो, चाहे आप बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हो, ठीक है? तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर के ऊपर इंक्लाइंड होता है यस सर। एट अ सर्टेन एंगल अल्फा। यस सर। अब हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं कि ए और बी भी एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है एट अ सर्टेन एंगल थीटा। तो वो निकालने के लिए हमने इसका प्रोजेक्शन लिया था और हमने कहा था कि ये थीटा होगा। क्यों? एंगल्स आप हमेशा टेल और टेल के बीच में देखते हैं, ठीक है? तो हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं देखते हैं, ठीक बात है? यस सर। तो so this angle alpha will be inclined over this perpendicular and this base. यस सर। तो अल्फा कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? tan अल्फा। यस सर। तो निकाल लो परपेंडिकुलर। इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में से आप इस परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर निकालेंगे, लेट्स से कि ये अगर आपका P है, ये Q है, ये R है बेटा, तो sin थीटा will be perpendicular upon hypotenuse, यानी QR upon V। तो QR की वैल्यू आ जाएगी V sin थीटा। सिमिलरली PQ की वैल्यू आ जाएगी V cos थीटा, है ना? यस सर। तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास V sin थीटा upon the total base. Total base is this A plus B cos theta. ठीक है? तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ए और बी क्या डिफाइंड होते हैं, किसको ए लेना किसको बी? आप A और B अपने तरीके से देखो, आपने इसको A माना, इसको अगर B माना है तो ठीक है। यस सर। तो जहां पर आप लोगे उसके अकॉर्डिंग लेना, ठीक है? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, इसमें निकालते हैं तो A और B के बीच में तो एंगल ये थीटा है, बट रिजल्टेंट तो ये जाएगा ना, तो दिस विल बी द एंगल अल्फा। यस सर। इसका प्रोजेक्शन आपने यहाँ लेना था, है ना? यस सर। तो फिर से आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसका प्रोजेक्शन लोगे, बात फिर से वही की वही आ गई, क्योंकि ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके सर। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? यस सर। अब किसी और को तो कोई डाउट नहीं है वेक्टर एडिशन में? है तो बेटा पूछो अभी। है किसी को कोई और डाउट? बोलो बेटा, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नो सर। ठीक है। अच्छा, आज बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट के बजाय अगर हेडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अब बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कैसे हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। जितना आपने ध्यान से, जैसे आई होप कि आपने ट्रायंगल वेक्टर एडिशन बहुत ध्यान से समझा है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी ध्यान से समझना, ठीक है? एक्चुअल में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। पहला जिसकी हम बात कर रहे हैं,
पहला केस जहां पर हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स when multiplication of two vectors gives a scalar quantity. ठीक है, ऐसे वाले वेक्टर प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट के ना कुछ रूल्स हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स की। तो स्केलर प्रोडक्ट के रूल्स क्या हैं? रूल्स कहते हैं i cap dot i cap is equal to 1, j cap dot j cap is equal to 1, k cap dot k cap is equal to 1. Everything else is 0. I cap dot j cap is equal to 0. j cap dot k cap is equal to 0 और k cap dot I cap is equal to 0. डॉट यहां पर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करता है, यानी डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। जनरली आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए एक क्रॉस साइन लगाते थे, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जहां पर हमें दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती हो, हम कभी भी बीच में क्रॉस नहीं लगाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के लिए बीच में क्या लगाएंगे? डॉट। तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes. ये बात सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब ये रूल्स हैं सिर्फ। अब पहली बात जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखी, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी? एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इज वर्क डन। अच्छा, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट S, ये क्या होता है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। आप अगर F और S के बीच में क्रॉस लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको ये बात समझ लो, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस स्केलर क्वांटिटी, वी आर गेटिंग दिस स्केलर क्वांटिटी बाय मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, Yes, sir. और अगर हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो कभी भी बीच में क्रॉस नहीं लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर्स में। अब इसका एक एग्जांपल बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूं कि f वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j प्लस k कैप, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो w विल बी गिवन बाय 2i प्लस j प्लस 3k डॉट i माइनस j प्लस k। अब इन रूल्स को आपको याद रखना है। रूल्स कहते हैं आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, यानी 2i को आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2, यही आएगा ना? 2i कैप डॉट आई कैप, ये आएगा ना बेटा? प्लस j को आप j से करोगे तो j कैप
डॉट माइनस ऑफ जे कैप प्लस 3k को k से करोगे 3k कैप डॉट k कैप। अब ध्यान से देखो I डॉट I 1 होता है तो दिस विल बी 2, j डॉट j 1 होता है दिस विल बी -1, k डॉट k 1 होता है so this will be 3, so your answer is 3 plus 2 5 minus 1 4, वर्क डन की यूनिट जूल्स। क्या ये एग्जांपल सबको क्लियर हुआ बेटा? तो खाली लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ बेटा इसमें यही बात है। आप देखो इन रूल्स को फॉलो करोगे। आप जनरली क्या करते हो, जैसे आपको दिया होता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 2z दे दिया ऐसे, तो आप x को x से करते थे, फिर x को y से करते थे, फिर x को 2z से करते थे। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स के अंदर स्पेशली जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 2i को i से कर रहे हो तो ये तो 2 हो ही जाएगा, लेकिन जब आप 2 को माइनस j से करोगे तो आपको पता है i इंटू j 0 होता है। ठीक है? यस सर। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स। ठीक है? Yes, sir. तो ये सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब इसी में कुछ रूल्स और हैं इसी के, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे और इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक है इसी के अंदर कि हमने ये तो समझ लिया कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है। बट ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो आपको हर जगह पर अप्लाई करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप याद करो कि a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू ab cos theta. Now this can also be written as a vector dot b vector is equal to mod of a mod of b cos theta. mod of a आपको निकालना आता है मैग्नीट्यूड, है ना? मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया हुआ है, याद है? यस सर। सिमिलरली आपको मैग्नीट्यूड b का भी निकालना आता तो वो भी निकाल लेंगे। तो cos थीटा। अब एक चीज याद करो, मान लो कि मैं आपसे एक 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करता हूं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x के ऊपर डायरेक्शन इज i कैप, y के ऊपर डायरेक्शन इज j कैप। ध्यान से देखना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड j? बोलो बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड j? 90। 90। cos 90 किसके इक्वल होता है बेटा? 0। 0। तो जब मैं बोलूंगा i कैप डॉट j कैप, so this will be given by mod of i mod of j into cos 90 ना, तो cos 90 क्या होता है? 0। तो i डॉट j हमेशा ही क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो कोई भी दो वेक्टर्स जो कि 90 डिग्री पर प्लेस्ड हो, एक दूसरे के साथ 90 पर इंक्लाइंड हो, तो 90 पर इंक्लाइंड दोनों वेक्टर्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे यानी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है? सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ab cos थीटा। ठीक है? Sir. ओके। अच्छा, मान लो कि एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस भेजे थे डॉट प्रोडक्ट के ही, उसमें से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है प्रूव दैट द वेक्टर्स आई कैप। अब देखो वेक्टर्स भी अपने आप को प्रूव करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, प्रूव दैट द टू वेक्टर्स आई कैप, लेट्स से कि ये ए वेक्टर है आपका, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k
and b vector is equal to 2i minus j, 2i cap minus j cap। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट किया था नल वेक्टर का, याद है नल वेक्टर? यस सर। नल वेक्टर को हम क्या मान लेते थे? जीरो वेक्टर मान लेते थे। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, ऊपर में आपके पास ए वेक्टर में 3 डायमेंशंस हैं, आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है, लेकिन बीच में बी वेक्टर में आपके पास सिर्फ आई और जे है, के नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ के इंट्रोड्यूस कर दो। आप के को जब इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ तो क्या लिखोगे? जीरो के कैप लिख सकते हैं। ऐसा करने में तो कोई हार्म नहीं ना? बेटा ऐसा लिख सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है। तो अब जब मैं आपसे कहूं कि प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो एक काम करो, इसका ए डॉट बी निकाल लो। अब ए डॉट बी जब आप कैलकुलेट करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। पहले मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकाल देता हूं। आई कैप प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i minus j plus 0k will be equal to mod of a mod of b cos theta। इसको सॉल्व करो पहले। तो i को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? i से। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 into 2 is 2, so i dot i is 1 हो गया, प्लस 2 into 1, so this is minus 2। ठीक बात है, minus 2 समझ में आ गया बेटा? 2j को माइनस जैसे करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। वंश, ये बात पहले दो मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुए? यस सर, हो रहे हैं। सना, Yes, sir. अथर, लक्ष्य, यस सर। अनुभव, शौर्य। यस सर। तो बेटा हमने 1 को 2 से करा तो 2, i डॉट i 1 होता है, देयर इज नो पॉइंट राइटिंग हियर। फिर 2 को मैंने फिर से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 से करा तो 2, बट दिस इज -1 तो -2 आ गया, j डॉट j 1 होता है, प्लस 3 into 0 is 0 is equal to mod of a mod of b cos theta। ध्यान से देखो, 2 minus 2 plus 0 is 0, so this is 0 upon mod of a mod of b is equal to cos theta। तो बेटा यहाँ से cos theta किसके इक्वल हो गया? 0, है ना? और cos theta 0 कब होता है? when theta is equal to 90 degrees होता है ना? यस सर। So hence proved that these two vectors are perpendicular to each other। ठीक है बेटा? यस सर। बेटा आप लोग रिप्लाई करा करो तो मुझे कुछ अंदाजा होगा whether you are getting something or not। और नहीं आ रहा है समझ में, then please tell me so that कि मैं उस particular topic को और थोड़ा elaborate करके बताता हूँ। So multiplication of vectors का जो पहला part है scalar product, is this clear to all of you? Individually reply करेंगे अपने आप। I'm not taking names of each and everyone right now। यस सर। Clear. अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखेंगे।
अच्छा, क्वेश्चन से पहले अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट से आपको चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी, ठीक है। एंड व्हाई वी आर टेकिंग इट एज a vector dot b vector is equal to ab cos theta, हम cos theta ही क्यों ले रहे हैं? तो देयर इज अ रीजन दैट व्हाई वी आर टेकिंग cos theta here, ठीक है। उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर दूं, रिक्वायर्ड है, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर रेजोल्यूशन बेसिकली है क्या? एक बात को समझो, अगर मेरे पास एक वेक्टर है जो कि एक प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी तक हम कैसे लिखते थे? हम ऐसा लिखते थे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड इफ दिस इज द पोजीशन P, तो इस पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे x y, उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम ऐसे लिखते थे कि ये x को रिप्रेजेंट करेगा बट डायरेक्शन इज i कैप, ये y को रिप्रेजेंट करेगा बट डायरेक्शन इज j कैप। तो r वेक्टर को हमने कैसा लिखा था? x i कैप प्लस y j कैप, जिसको कि आप r वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर भी लिख सकते थे, ऐसा लिखते थे। ऐसा लिखते हो ना बेटा? यस सर। अगर इसी को हम एक दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करें, तो देखो, मैं सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज P। तो अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं और इसमें मैं ये कहूं कि दिस इज एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा है, ये O, ये M और ये P, मैं आपसे PM की वैल्यू कहूं कि PM किसके बराबर है और OM किसके बराबर है, तो आप निकाल सकते हैं, जो कि अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल में निकाला था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो बेटा PM किसके बराबर हो गया हमारा? X, सॉरी, दिस इज R, तो PM को हम क्या लिख सकते हैं? R sin थीटा, और OM को हम क्या लिख सकते हैं? R cos थीटा लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ, तो देखो ध्यान से, मान लिया कि दिस इज द पॉइंट ओरिजिन O, और मैं यहां से इस प्लेन में मूव करने की कोशिश करूं, इस प्लेन में ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करूं विद सम वेलोसिटी v, तो मैं एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ x एक्सिस पर भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं और एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ y पे भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं ना? आप मान लिया कि बेटा यहां पर थे, तो जब आप इस पॉइंट पर थे, दिस इज योर सम पोजीशन ऑन x एक्सिस एंड दिस इज योर पोजीशन ऑन y एक्सिस, आफ्टर फ्यू सेकंड्स यू आर समवेयर हियर, तो अब आपकी पोजीशन चेंज हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद आप यहां आ गए, नाउ योर पोजीशन चेंजेस अगेन। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो रही है ना? So, अगर हो रही है तो इट मींस there is some velocity with which I am traveling along x axis and there is some velocity with which I am traveling along y axis, क्लियर है बात? यस सर। तो at any given point of time अगर मैं ये कहूं कि ये पर्टिकुलर फिगर
if this is velocity v, so there are two components of velocity. One is velocity along x-axis and the another one is velocity along y-axis, है ना? Yes, sir. अब ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये वेक्टर, यही मेरा v वेक्टर है अगर, तो दिस vx is equal to v cos theta and this vy is equal to v sin theta. लिख सकते हैं इसको? बेटा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यानी वी आर टेकिंग दिस, अगर मैं इसी को r के बजाय v मान लेता बेटा, तो अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू क्या निकल के आती? v cos थीटा निकल के आती ना, और y एक्सिस पे वैल्यू क्या निकल के आती? v sin थीटा निकल के आती ना। Yes, sir. तो दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब ध्यान से समझना कि y इज a डॉट b cos थीटा। क्लास 9th का वर्क डन का कॉन्सेप्ट आई होप कि सबको याद होगा, ठीक है? मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करते हो, पुल कर रहे हो आप किसके साथ? एक फोर्स के साथ, F वेक्टर के साथ। जब आप पुल करोगे तो वेयर इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट? बताओ बेटा, जब आप इसको पुल करोगे तो ये कहां जाएगा? टुवर्ड्स द राइट जाएगा कि टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा? यू आर पुलिंग इन दिस डायरेक्शन। राइट सर। टुवर्ड्स द राइट, तो ये टुवर्ड्स द राइट गया। अब अगर ये टुवर्ड्स द राइट गया तो लेट्स से कि इसकी न्यू पोजीशन, तो इट हैज डन सम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन s, किया ना इसने? नाउ देयर इज एन एंगल बिटवीन f एंड s, है ना ये एंगल थीटा? Yes, sir. तो बेटा इस f को हम दो पार्ट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज फोर्स f cos theta which is along x axis and this is f sin theta which is along y axis, है ना? है ना बेटा? ठीक बात है, ये बात क्लियर हो गई कि f के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा along x axis और एक होगा along y axis। Yes, sir. तो अब ध्यान से समझो, will this component or is there any work done by this component of force? f sin theta कोई वर्क डन करेगा क्या? Will this force component be responsible for any kind of work done? अच्छा ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, इस डायरेक्शन में गया, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव कहां करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, स्टेशनरी है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। हु इज अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स? ग्रेविटी इज अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना? Yes, sir. तो in this case if displacement is in this direction, so this is the force responsible for this displacement। ये वाली फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हिच फोर्स वी आर हैविंग? F cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना? S, तो देखो फॉर्मूला आ गया Fs cos थीटा, आया ना? तो आप वेक्टोरियल नोटेशन में इसको क्या लिख सकते हो? F वेक्टर डॉट S, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था। F का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अब आप सोचो, अगर क्वांटिटी स्केलर है
तो हमेशा दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा इट विल ऑलवेज बी द प्रोडक्ट विद cos एंगल, ठीक है। Yes, sir. दैट इज व्हाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ab cos थीटा। अब मुझे ये बताओ बारी बारी सब लोग इंडिविजुअली, क्या रेजोल्यूशन वाला पार्ट क्लियर है? संस्कृति, संस्कृति क्लियर है बेटा? ओके, अनुभव क्लियर है? अथर्व, सना क्लियर है? Yes, sir. वंश, Yes, sir. अच्छा, और बेटा ये डॉट प्रोडक्ट वाला, Yes. ठीक है। अब रेजोल्यूशन को थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करेंगे और फिर एक बार इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस एक दो और ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, रेजोल्यूशन करते हुए किन बातों का आपने खास ध्यान रखना है? रेजोल्यूशन करते हुए बेटा याद रखना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमें cos थीटा और sin थीटा ये नहीं पता लगता कि कौन सा लेना है cos थीटा कंपोनेंट और कौन सा लेना है sin थीटा कंपोनेंट। ध्यान से समझो, मान लो कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, लेट्स से कि ये आपके पास है r वेक्टर, ठीक, और आपको इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसको, लेट्स से ये एंगल है थीटा, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आपको इसको रिजॉल्व करना है। तो एक बात बताओ, ये प्लेन है आपका x, ये प्लेन है आपका y, तो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस विल बी rx, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस विल बी r, बट थीटा के साथ वाला हमेशा cos बनेगा, ठीक है। थीटा हमेशा किस किस के बीच में बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बनेगा उसमें से एक आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ऑब्वियसली वो दिख जाएगा आपको कि स्लैंटेड साइड कौन सी है। दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा बेस काउंट होता है, तो बेस के साथ हमेशा क्या बनता है? cos थीटा कंपोनेंट। बेस के पैरेलल हमेशा क्या बनेगा? cos थीटा कंपोनेंट। और बेस के परपेंडिकुलर क्या बनेगा? हमेशा sin थीटा कंपोनेंट। अब इसी बात को ध्यान रखना, ये कंपोनेंट है आपके पास, ये एक वेक्टर है आपके पास, लेट्स टेक ए वेक्टर, और आपको इसके अल्फा, इस अल्फा के टर्म्स में इसको रिजॉल्व करना है। ऑब्वियसली ये इस तरफ जा रहा है तो एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, प्लेन की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा बेटा? दिस इज अल्फा। तो ये कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट होगा कि कॉस कंपोनेंट होगा? बोलो। एक बार रिपीट करना आवाज। देखो, एक वेक्टर है, फिर से समझो, ये एक प्लेन है आपके पास, ये x, ये माइनस x, ये y, ये माइनस 1, ठीक है, ये चार प्लेन। मैं x प्लेन की बात कर रहा हूं, ये एक वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर, ठीक है। नाउ दिस a वेक्टर इज इंक्लाइंड ओवर x एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो इस प्लेन में जब ये मूव करेगा तो बेटा एक बात, जब मैंने आपसे बोला था कि जब भी कभी हम एक प्लेन में मूव करते हैं तो हमारी वेलोसिटी प्लेन की वेलोसिटी के साथ साथ एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी और एक अलोंग वाई एक्सिस भी होगी ना। Yes, sir. भाई आप अपने रूम में खड़े हो जाओ यार, ठीक है, आप अपने रूम में खड़े होके एक कॉर्नर पे खड़े हो जाओ
और एक कॉर्नर से डायगनली मूव करना शुरू करो, when you are moving diagonally, observe that you are covering length and breadth simultaneously. कर रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, बोर्ड का ये वाला पार्ट देखो, ये वाला देखो, ये कॉर्नर, अगर इस कॉर्नर से मैं इस तरफ चलूं तो आई एम ट्रैवलिंग अलोंग द लेंथ ओनली, अगर मैं यहां से ऊपर चलूं तो आई एम ट्रैवलिंग अलोंग द ब्रेड्थ ओनली, यही बात है ना? Yes, sir. लेकिन अगर बेटा मैं ऐसे मूव करना शुरू कर दूं तो आई एम ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली अलोंग द लेंथ एंड अलोंग द ब्रेड्थ. Yes, sir. So I have some velocity, yani one component of my motion is along the x-axis and one component of my motion is along the y-axis. Yes, sir. So likewise, if this is an a vector which is inclined over x at an angle theta, तो इसका एक component along x और एक component along y होगा. होगा? तो बेटा x के पैरेलल, यानी ये एंगल किस किस के बीच में बन रहा है? x एक्सिस के बीच में और एक्चुअल वेक्टर के बीच में. तो जिस प्लेन में जिस एक्सिस के बीच में बनता है वो एक्सिस हमेशा वो साइन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस विल बी a cos थीटा. ठीक है, तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये हमेशा क्या होगा? cos थीटा कंपोनेंट. और ये कंपोनेंट कैसा है? परपेंडिकुलर किसके? x के. तो दिस विल बी a sin थीटा कंपोनेंट. बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये कंपोनेंट होता b वेक्टर और मैं इस एंगल अल्फा की टर्म्स में निकालता तो इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये होते ना. तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होता, तो मुझे इस कंपोनेंट का नाम बताओ क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा बेटा? साइन थीटा के कॉस थीटा? ओ साइन अल्फा के कॉस अल्फा. सना, ये साइन अल्फा कंपोनेंट होगा कि कॉस अल्फा कंपोनेंट होगा बेटा? Sir. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. संस्कृति, ये साइन अल्फा होगा कि कॉस अल्फा होगा? सर कॉस अल्फा. कॉस अल्फा, बिल्कुल ठीक बात. मैंने क्या बोला था? वेक्टर और उसके साथ जो साइड होती है वो हमेशा कौन सी होती है? कॉस अल्फा होती है. सो दिस विल बी b cos अल्फा, दिस विल बी b sin अल्फा. अब यहां निकालते हैं, अगर एक कंपोनेंट ये होता और मैं आपसे कहता कि ये कोई एक एंगल है फाई, फाई की टर्म्स में बता दो, तो दो कंपोनेंट्स होते, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये. अगर ये फाई कंपोनेंट है तो ये क्या बनता बेटा? Cos phi. B cos phi. r cos फाई, और ये बनता r sin फाई. एक वेक्टर अगर मैं यहां ले लूं बेटा, ठीक है, तो अब देखो, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा. एंगल मैं इसको मान रहा हूं कुछ गामा या चलो बीटा मान लेते हैं. ठीक है, तो अब ये एंगल बीटा है अगर, तो ये भी बीटा होगा. तो ये एंगल कौन सा बनेगा? सॉरी, ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा? Cos beta. cos बीटा. और इसको अगर मैं q वेक्टर कहता हूं तो ये होगा q cos बीटा और ये होगा q sin बीटा. अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर रेजोल्यूशन कैसे करते हैं. सना, क्लियर हुआ? Yes, sir. वंश, लक्ष्य, Yes, sir. अथर, अनुभव, संस्कृति, क्लियर हुआ बेटा? यस सर. ओके, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आई होप के क्लियर है अब आप लोगों को.
अच्छा, अब एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के। अच्छा, जल्दी से एंगल निकालो बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। जल्दी से एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करके बताओ, जल्दी करो। जल्दी से बेटा एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करके बताएं। 90. अच्छा देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करो सबसे पहले, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्या होगा, अंडर द रूट इंडिविजुअल टर्म्स वन स्क्वायर अंडर द रूट इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये बन गया बेटा आपके पास, हाँ देखते हैं, ये हो गया आपके पास कितना, -1 -1 प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 6 cos थीटा। तो ये तो हो गया 0, सो 0 अपॉन अंडर द रूट 18 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सर हाँ तो हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था, वो हमने जो ब्रैकेट में जो आपने लगाया है ए और बी, उसे नीचे ले लिया था, तो यहाँ पे निकाल के फिर लेना। बेटा वहां पर तो मैंने आपको सिर्फ ए और बी की टर्म्स में मैंने हाँ ये जी, बोला था कि आपको निकालना आता है, ए और बी कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। तो क्योंकि वहां तो ऑलरेडी हमें ये प्रूव करना था और हमें पता था कि वो 0 आ ही रहा है यहाँ हाँ पर, जी। ठीक है, नहीं तो हर बार सॉल्व तो करना ही करना है उसको। एक्चुअली सर मैंने अभी जब सॉल्व किया तो मैंने उस साइड नहीं किया, आंसर 0 आ रहा था, तो इसलिए मेरा 90 हाँ आ हाँ गया। हाँ, फिर कोई इश्यू नहीं है बेटा, कोई इश्यू नहीं है उससे, आप उसको नीचे ले आओ, वो 0 हो ही जाएगा, तो फिर उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सोचो कि यही अगर पैरेलल प्रूव करने हो जाते तो फिर तो आंसर 1 आना चाहिए था ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको रब कर दूं सर या चलो कोई नहीं, साइड में कर दूं। अच्छा, ए वेक्टर बेटा आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस जे कैप, सिर्फ दो ही दे रखे हैं। अब निकालो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फटाफट निकालो। कॉन्सेप्ट फिर से यही वाला अप्लाई करेंगे। सर 45 डिग्री, हाँ बेटा 45 डिग्री। 45 ट्राई करता हूँ बेटा, देखते हैं क्या आ रहा है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कितना आएगा, अंडर रूट 3
मॉड ऑफ बी कितना आएगा √2 cos थीटा। ये क्लियर है √3 और √2? यस सर। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा आएगा 1 + 0, ठीक है, इज इक्वल टू √3 into √2 cos थीटा। सो दिस विल बी 2/√3 into √2 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो अब ये आंसर बचा आपके पास, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 into √2, तो आंसर आ जाएगा √2/√3 इज इक्वल टू cos थीटा। तो 45 डिग्रीज तो नहीं है आंसर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। आप इसको यहीं छोड़ दो, बल्कि इसको ऐसा लिख दो, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स √2/√3। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे cos थीटा इज इक्वल टू 1.414 अपॉन 1.732। इसको डिवाइड करो, जो वैल्यू आए उसको फिर टेबल में देखो तो पता चल जाएगा, ठीक है। सर एक बार √2 √3 वाला जो आ रहा है एक बार बता दो। अच्छा देखो, 2/√3 into √2 है। नहीं सर, ऊपर √3 कैसे अच्छा आया? √3, ओके ओके ओके। अच्छा देखो ध्यान से, ए वेक्टर आपका क्या है i + j + k। तो बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा अंडर द रूट, i का कोफिशिएंट क्या है 1 1 का स्क्वायर, j का क्या है 1 1 का स्क्वायर, k का क्या है 1 1 का स्क्वायर। ये निकालना सिखाया था ना बेटा। यस सर, यस सर। ऐसे ही b का निकालेंगे, मॉड ऑफ b आ जाएगा अंडर द रूट, i का कोफिशिएंट 1 j का कोफिशिएंट 1, तो दिस इज अंडर √2, ठीक है। यस सर। और इस 2 को आप लिख सकते हो √2 into √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। थैंक यू सर। क्लियर है। यस सर। तो आज रेजोल्यूशन और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर हमने बात की। बेटा रेजोल्यूशन डॉट प्रोडक्ट, देखो आई अंडरस्टैंड कि सब कुछ नया है, वेक्टर्स बहुत नया है आप लोगों के लिए, और इस तरह का मैथमेटिक्स आपने पहले किया नहीं है। लेकिन बेटा क्लास 11th और 12th में सरवाइव करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्लास 11-12 का मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके हैम्पर ना हो, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, ज्यादा नहीं। आई होप कि हार्डली 2 क्लासेस और वेक्टर्स हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने पर ही है, ठीक है। द ओनली थिंग विच इज टेकिंग टाइम इज दीज एग्जाम्पल्स विच वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। और ये जरूरी भी है। तो मैं किसी भी तरह की जल्दी में नहीं हूँ, मैं भगाना नहीं चाहता। वी आर ऑलरेडी डूइंग और गोइंग विद अ डिसेंट पेस। सो इवन इफ अगर हम इसको और स्लो डाउन कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, बट आई थिंक कि ये ठीक है। आप लोगों को ठीक लग रहा है? द पेस इज ओके ना? सर थोड़ा, हाँ बेटा, सर थोड़ी स्लो कर सकते हैं सर। ओके, नो इश्यूज, मैं और स्लो कर दूंगा। आज हमने 2 ही तो टॉपिक करे हैं, ठीक है, और स्लो कर देंगे इसको, ठीक। हाँ ये है कि एक बार वेक्टर्स हो जाएगा ना, तो वेक्टर्स खत्म होते ही विद इन नो टाइम आप देखोगे कि प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा विद इन नो टाइम, ठीक है। क्योंकि वहां सभी चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत जल्दी 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 चलती हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, दूसरा तीसरे को करता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वहां बनता चला जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। आज वाली क्लास का वीडियो फिर से देखना, इसको एक बार स्टडी करना, पढ़ना अपनी बुक्स में से, ठीक है। और एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सर जो आपने पिछली बार क्वेश्चन दिए थे उसमें एक बार क्वेश्चन 11 में थोड़ा डाउट है कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन 11 डिस्कस कर लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11।
अच्छा देखो, क्वेश्चन 11 में हमारे पास एक पैरेललोग्राम था, ठीक है, ABCD, ठीक। A B C D और जो एरोज दे रखे हैं वो दे रखे हैं, 11। अच्छा ये तो 14 है। 11 में एक मिनट, चलो 11, अच्छा मुझे लगा टोटल 11 है। अच्छा कहता है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होता है। यस सर। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मींस a plus b is equal to 10 and the least resultant क्या होगा? a minus b। यस सर। ठीक है, तो greatest resultant is 10 and the least resultant is 6 if each force is increased by 3 newton find the resultant of new forces when acting at an angle of 90 degree with each other। ठीक है, तो अगर मैं a और b की वैल्यू निकाल लूं यस सर। यस सर, एंगल एक बार इसमें कैसे? तो r का फॉर्मूला, न्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला, द न्यू फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, cos 90 is 0, तो ये तो होगा ही नहीं, यस सर। वैल्यू आ जाएगी। सर एंगल जो दिया हुआ है, जो डिग्रीज में वैल्यू दिया है। अच्छा वो तो उसने एंगल निकाला है ना, वो तो आप निकाल ही सकते हो रिजल्टेंट का एंगल यार, कोई नहीं फर्क पड़ता उससे। तो डिग्री वो तो वही है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो डिग्रीज में ही आता है। हाँ ये अल्फा बेटा डिग्रीज में ही आता है। चलो आपको ना नेक्स्ट टाइम एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे, ठीक है। यस सर। अपने साथ एक काम करना, या मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक टेबल डाउनलोड करके आप लोगों के साथ इशू करूंगा, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और फिर हम लोग उसके थ्रू एंगल्स पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 जो है वो पैरेलल शिफ्टिंग से ही है ना? क्वेश्चन नंबर 12 हाँ इसी का है। A river 200 meter wide is flowing at the rate of 1 kilometer per hour. A swimmer who can swim। अच्छा ये ना एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है, ठीक तो है। पैरेलल शिफ्टिंग से कर सकते हैं। किससे? पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग से कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग से भी। सर हो गया था। बट हो गया था ना? यस सर। हाँ पैरेलल शिफ्टिंग से कर सकते हैं, बट इसकी जो प्रॉब्लम है ना, रिवर और स्विमर वाली प्रॉब्लम, ये अलग से कराऊंगा मैं। यस एक तो अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम हम अलग से करेंगे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वी हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला इन केस ऑफ रेनफॉल, ठीक। दूसरा कि एक फ्लोइंग रिवर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके अगर मुझे, देखो दो तरीके होते हैं, या तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस करूं, तो रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करने के लिए बेटा मुझे ऐसे परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा, यस सर। but it is very hard to move perpendicular and to reach from A point to B point when the river is flowing at a certain rate। क्योंकि जब वो किसी रेट से मूव कर रहा है और आप सीधा मूव करने की कोशिश करोगे तो you will end up somewhere here। यस सर। तो instead of covering the shortest path you will be here, और ये शॉर्टेस्ट टाइम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लो है रिवर का, दिस फ्लो विल बी कंड्यूसिव फॉर यू टू क्रॉस द रिवर, है ना। यस सर। तो वो अपने साथ अपने मोमेंटम के साथ आपको लेके चलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स अलग से डिस्कस करनी है हमने, ठीक है। यस ठीक है बेटा, तो बाकी नेक्स्ट टाइम इसका वीडियो मैं शाम तक शेयर कर दूंगा आपके साथ, आज वाली क्लास का, और इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे और जो क्वेश्चंस भेजे हैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट के, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ओके ठीक सर। है। ओके देन।